न्यूज़ 20 इंडिया के साथ प्रेरणा उपाध्याय। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक नजर। एक दिवसीय दौरे पर रहे प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर केंद्र सरकार से मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण की मांग को लेकर प्रेस वार्ता की। आइए सुनाते हैं प्रभारी मंत्री ने क्या कुछ कहा। सभी हमारे प्रेस के साथी, जिस तरीके का इस विश्व की महामारी पूरे देश में वातावरण बना हुआ है और एक बीजेपी सरकार ने केंद्र में एक अनिर्णय की स्थिति बना रखी है। जब से भारत में प्रजातंत्र की नींव रखी गई, देश आज़ाद हुआ, बहुत सी महामारी आई, बहुत सी बीमारियां थी, चाहे चेचक हो, हैजा हो, पोलियो हो, हमेशा इनका टीकाकरण भारत सरकार ने कराया। भारत सरकार ने उसका खर्चा वहन किया। इस वैश्विक महामारी में आप सब देख रहे हैं किस तरीके से अनिर्णय की स्थिति, गैर जिम्मेदाराना स्थिति, समझ में नहीं आता कि भारत एक राष्ट्र है, आपको इतने भारी बहुमत से जनता ने किसी उम्मीद से बैठाया है और आप आंकलन करते हो कि 45 साल से 65 साल वाले के लिए हम टीकाकरण कराएंगे, वैक्सीनेशन होगी, और जो ही दूसरी लहर आती है तो आप 18 से 45 साल के लिए राज्य सरकारों पे छोड़ते हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ये इस तरीके का वातावरण क्यों? आप बर्बादी के लिए पैसा लगाते हो, आप अपना प्रधानमंत्री हाउस बनाने के लिए, नई संसद बनाने के लिए लोगों की जिंदगी पहले जरूरी है। उससे बड़ी बात यह कि केंद्र सरकार जब टीका खरीदती है कोविड का तो 150 रुपये, और जब राज्य सरकार उसको खरीदने के लिए बाध्य करते हैं और राज्य सरकार खरीदने जाती हैं तो उसी टीके का कंपनियां मांगती हैं 300 रुपया, 350 रुपया। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है हमारे, और जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं अंदर से उनकी भी आत्मा रो रही है। इस विषम परिस्थिति में आज हमने निर्णय लिया कि राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देंगे और वो हर जिले से जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को जाएगा। और प्रेस के साथियों से भी मैं कहना चाहूँगा, इस विषम घड़ी में कितनी बड़ी विडंबना है कि आप कहते हो कि आप ग्लोबलाइज टेंडर कर लो। विश्व में हमारी क्या स्थिति बन गई? राजस्थान अलग से टेंडर करे, उड़ीसा अलग से टेंडर करे, वेस्ट बंगाल अलग से टेंडर करे, क्या स्थिति होगी हमारी? हम आपस में कंट्रोवर्सी में जा रहे हैं। उस निर्णय को प्रधानमंत्री जी को वापस लेना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि भाई ये सारा काम केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो इस बात से पीछे हट रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, कभी कोई एलोपैथी के लिए उनके समर्थक जो है अलग तरीके की धारणा से बातें करते हैं, ये सारी बातें देश के हित में नहीं है। मैं तो ये निवेदन करूंगा कि सद्बुद्धि दें इनको। पिछले दिनों थाली बजाई और क्या क्या तरीका निकाला और बोले हम कोरोना पे जीत गए। दूसरी जो कोरोना वेव आई वो किस तरह की थी आप सब जानते हैं, क्या तैयारी थी केंद्र सरकार की वो भी आप सब जानते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा और
हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में हम जब से कोरोना की लड़ाई शुरू हुई, वैसे तो आप जानते हैं कि वो उनके राज है सबका विकास सबका साथ। इस कोरोना की लड़ाई में लगातार एक नेतृत्व, कुशल नेतृत्व के साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर बहुत ही मजबूत पकड़ रखते हुए पूरे प्रदेश में जो हम सबको जोड़ के हमारे जिला कलेक्टर्स को, मंत्रियों को, एमएलएज को, इवन के विपक्षी पार्टी को, एमपीज को लगातार वीसी से मनोबल बढ़ाते रहे, मार्गदर्शन देते रहे। मैं खुद डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रभारी था। पिछले 1 साल के अंदर लगातार मैं आपके बीच आता रहा हूँ। इस बार मैं जरूर 1.5-2 महीने में आया हूँ। मेरे भी परिस्थिति थोड़ी, बजट आ गया था, बजट के बाद हमारा बाई इलेक्शन का समय रहा, जो चुनाव प्रदेश में हुए 3, और इसके सिवाय कुछ मैं खुद भी एक बार बीच में पॉजिटिव हो गया तो दिक्कत रही। मगर निश्चित तौर से हमारे ऑक्सीजन का जिस तरीके का शॉर्टेज आई, ऑक्सीजन पे रातों रात केंद्र सरकार ने लेवी लगा दी, बिना किसी सोच के कि भाई राजस्थान की स्थिति क्या है, किस प्रदेश की क्या है। और हमको जामनगर से बाद में 100 टन अलॉट हुई, फिर 125 टन अलॉट हुई। जामनगर से ऑक्सीजन को लाना भी एक बड़ा तकलीफ थी, मगर उसको एयरलिफ्ट करके हम लोगों ने कुशल नेतृत्व के साथ, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस सारी मॉनिटरिंग करके ऑक्सीजन को भी पूरा मजबूती से रखा। अगर आप बांसवाड़ा ज़िले की बात करें तो आपके यहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट चल चुका है, दूसरा ऑक्सीजन प्लांट भी आपका जल्दी शुरू हो जाएगा, और इसके सिवाय मेडिकल कॉलेज भी यहाँ जल्दी शुरू होगा। मैं और आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ों के लिए वाहवाही लूटने का समय नहीं है, ना प्रचार का समय है। हम सब लोगों को मिलकर, सभी पार्टियों को सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना चाहिए, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कह दिया कि चाहे मुझे सारा बजट डालना पड़े। तो मैं केंद्र सरकार से भी ये आग्रह करूंगा, आप लोग भी इस बात को उठाएं कि प्राथमिकता के आधार पे देश की आबादी को देखते हुए, देश के आबादी के जो विषम परिस्थितियों में, जैसे राजस्थान है, क्षेत्रफल बड़ा है, डिस्टेंस दूर दूर है, हमारे यहाँ बाड़मेर, बीकानेर जैसे बड़े ज़िले हैं, सुदूर का ज़िला हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा है। तो इस तरीके की जो जगह हैं उनको देखते हुए मेडिकल फैसिलिटीज़ में उन्हें सहयोग करना चाहिए। अभी भी अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो हमारे बीजेपी के साथी वाहवाही लूटते हैं कि साहब मोदी जी ने ये खोले हैं, जबकि इन सारे मेडिकल कॉलेज में ज़मीन से लेकर के और 50% हिस्सेदारी पैसे की राज्य सरकार की है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि लगातार उन्होंने 30 मेडिकल कॉलेज के लिए 4200 करोड़ रुपए का इंतजाम करके दिया है, और आज हम फक्र से कह सकते हैं कि हम राजस्थान ने कोविड पे विजय पाई है। अब तक दूसरी लहर में भी हमारे यहाँ जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं सबसे कम हुई हैं और प्रदेशों को देखते हुए, और जो नियंत्रण था, चाहे आप यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, जिस तरह के हालात हैं, नदियों में लाशें जा रही थी, अंतिम संस्कार के लाले पड़ रहे थे। और मेरी खुद का जो विधानसभा क्षेत्र है वो हरियाणा बॉर्डर पे है, जयपुर ज़िले में कोटपूतली। तो हरियाणा की मेडिकल फैसिलिटीज़ हमने देखी, गंगानगर से लगता हुआ पंजाब का एरिया है, वहाँ भी हमने फैसिलिटीज़ देखी। यूपी में भी मेरा आना जाना रहा इस दौर में, उत्तराखंड में भी मैं गया इस दौर में। फिर आपका
गुजरात और मध्य प्रदेश जो आपने बॉर्डर लगते हैं, आपने वहाँ भी मेडिकल फैसिलिटीज़ का देखा। कुल मिलाकर के हमारा जो मेडिकल का सिस्टम रहा, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री को, जो लगातार लग के हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को एक टीम के साथ जोड़ के उनका मनोबल, जहाँ परिवार के लोग कोविड होते ही अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे थे, दूसरा कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, उन विषम परिस्थितियों में हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारी बहनें जो आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता हैं महिला बाल विकास की, घर घर जा कर के सर्वे करना, उस जो कड़ी मेहनत हुई, उससे आज हम दूसरी लहर में भी लगभग जीत के आसपास हैं। आपके यहाँ भी बांसवाड़ा की भी लगातार मैं रिपोर्ट ले रहा था, अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी खरीद हुए। गुजरात में किसी कंपनी से तुरंत ऑक्सीजन प्लांट का भी इंतजाम हुआ। ये सब चीज़ें जुड़ गई और हम सब आज ठीक से हैं। अब आने वाली तीसरी लहर का जो WHO या अनुमान कर रहे हैं, हमें सबको उसमें कंधे से कंधा लगा के उस लड़ाई को भी जीतना है। आप सबका सहयोग उसमें अपेक्षित है। आपसे निवेदन करूंगा कि पत्रकारों का एक अपना रोल होता है। किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा साबित करा जा सकता है, बहुत बुरा साबित किया जा सकता है। वो रोल आप लोगों का है। ईमानदारी से आप लोग इसमें बिना लाग लपेट के जो सच्चाई है वो अवगत कराएंगे, तो निश्चित तौर पे हमें काम करने में उससे फ़ायदा मिलता है। भ्रमित करके बहुत से पेपर में अभी तो रेडिएंसी की दवाई जो हमारी है या वैक्सीनेशन वेस्टेज की बातें जो आई हैं, इन बातों को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के का, ये मैं उसकी निंदा करता हूँ। आज हम और आप काम कर रहे हैं। आज आप ही के ज़िले में कितनी CSC और PSCs हैं। हम मैन पावर लगाते हैं, हम डॉक्टर्स को भी लगाते हैं, सब चीज़ें होती हैं। अगर मानव भूल कहीं होती है, उसकी जांच होनी चाहिए। उसमें किसकी गलती हुई है, कहीं छोटी मोटी गलतियां भी होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि हम उसके लिए उसको इतना बड़ा रूप दे देंगे साहब, क्योंकि आज सबका जुड़ाव का काम है। स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है। किसी जगह कोई कमी रहती है तो पत्रकारों का ये बनता है कि अगर उनको कोई चीज़ पता लगती है तो निश्चित तौर पे उसको अवगत कराएं, मगर उस खबर को ऐसी हाईलाइट नहीं बनाना चाहिए जिससे कि जनता में एक सनसनी फैले। मानसिक तौर पे हमारी जो आज जनता है जो घरों में बंद है, मानसिक तौर पे हमें उसको सिंबल देना है। उसको ये नहीं लगे कि भाई सब कुछ हमारे उसमें जा रहा है, वैक्सीन दवा नहीं मिल रही, दवाई जा रही है। ये जो चीज़ें हैं, इससे कहीं ना कहीं एक समाज में भय पैदा होता है। इन्हीं बातों कहते हुए आप सबके सहयोग और जो मिलता रहा उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, गोविंद सिंह डोटासरा और शक्तिलाल धारीवाल साहब के जो बीच में भी विवाद चल रहा है, क्या पार्टी के अंदर में प्रदेश अध्यक्ष की कोई मर्यादा नहीं रहती? क्या बहुत से प्रदेश अध्यक्ष देखे ऐसे करे शक्तिलाल? ये आप लोग ये बात उछाल करके क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। जितनी बड़ी इस बात को प्रेस ने बनाया गया है, मेरी समझ में नहीं आता। हम आप बैठे हैं अभी, हम और कांता जी कोई बात शुरू करें, हो सकता है ये किसी बात से मेरी सहमत नहीं हो, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि हम पार्टी गाइडलाइन से बाहर हो गए। सर, इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने कहा, सचिन पायलट खुद मुख्यमंत्री जी ने। ये सब बातें चलती रहती हैं परिवार में। आप भी अपने परिवार में रहते हो, कभी किसी बच्चे को डांट देते हो, कभी खुद फादर से लड़ पड़ते हो गए। ये सब बातों का कोई महत्व नहीं है। हमारी पार्टी बिल्कुल अनुशासन में है। उस मीटिंग में मैं मौजूद था जिसमें धारीवाल जी और उनकी बात हुई है, तो ये कोई ना हॉट टॉक हुए हैं ना कोई बात हुई है। निर्णय लेना था कि भाई ये जो ज्ञापन देना है, ये ज्ञापन डायरेक्ट जाके राष्ट्रपति को क्यों ना दिया जाए, उनका ये कहना था।
डोडासरा जी का कहना था कि हमें जिला कलेक्टरों के माध्यम से हर जिले से भेजना चाहिए। सर अब तो तीसरी लहर आ रही है, राजस्थान सरकार किस प्रकार से इसकी तैयारी कर रही है? हमारी तैयारी बिल्कुल मजबूत है। हमने बच्चों के हिसाब से भी अलग से जो है 100-100 बेड का जिलों के ऊपर इंतजाम अलग से करने की तैयारी कर दी है। दवाइयों से लेके और चीज़ों तक हमने पूरा अपना इंतजाम करा। हम तो आपके माध्यम से केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि इसमें वो जब तक सहयोग नहीं करेंगे, जैसे अब वैक्सीनेशन की बात लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3500 करोड़ रुपया वहन करने के लिए भी तैयार हो गए, जो 18 से 45 साल की उम्र के लिए लगने हैं। अभी भी उन कंपनियों से वो बात बढ़ नहीं रही। तो ये क्यों एक कंपनी के लग रहे हैं? आप अलाउ करो ना उसको कि 10 कंपनियां वैक्सीनेशन बनाएं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी लड़ाई, वो मोनोपोली खत्म हो जाएगी। जो चीज़ आज 150 में केंद्र सरकार खरीद रही है, हो सकता है वो 30 रुपये में मिलने लग जाए।